क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। जय हिंद साथियों, आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई आपको 1, ठीक है, टीआरई 2 और टीआरई 3 क्या जितना आपको भूगोल का प्रश्न पूछा हुआ था, आपको पीआरटी हो, ठीक है, आपको पीआरटी हो यानी 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 to 12, उसका हम टोटल आपको ज्योग्राफी का प्रश्न ये वीडियो में आप लोगों को करा रहे हैं। और ये दूसरा वीडियो है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं और ये पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग पूरा ज्योग्राफी का आपको, अगर जीएस का तैयारी करें, जैसे जीएस का 40 नंबर का जो पूछता है, या सब्जेक्टिव है 80 नंबर का, या 1 to 5 में जो आपको पूछता है, आपको 16 से 18 20 प्रश्न आते हैं, वो भी इसमें हम टोटल ज्योग्राफी का सम्मिलित कर लिए हैं। अगर आप बीपीएससी साथियों बीपीएससी के अलावा कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी और से आपको एससीईआरटी से बहुत सारा प्रश्न बनता है। अब देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, पहला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है और निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है, ठीक है। तो कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और या श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, या दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लोग साथियों एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसका हो जाएगा आंसर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ये कहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था, और ये प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3 में आपको ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। और अगर आप 9 to 10 या 11 to 1 का तैयारी करें तो भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर यहीं से घुमा फिरा के प्रश्न 1 to 5 वाला 9 to 10 में डाल देता है, 9 to 10 वाला 1 to 5 में डाल देता है। तो इसलिए आप लोग जरूर देखिए वीडियो। और देखिए दूसरा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है, चीन है, दक्षिणी कोरिया है, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? चीन इज द राइट आंसर, यानी बी होगा। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था, देखिए एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें आपको क्लास 10 का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये पहला वाला कि भारत में सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज, यहाँ है महाराजमार्ग, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्ग की सड़क परियोजना की प्रारंभ की। तो ये यहाँ से आपको ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसलिए हम बोले कि इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा वाला 26 नंबर का, यहाँ देखिए जब क्लास 10 का कृषि वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसी में दिया हुआ है कि चावल में, कि भारत में अधिकांश लोग का खाद्यान्न चावल है और हमारे देश में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? तो चीन होगा, इसलिए चीन होगा। और ये कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार था। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, दूसरा 25 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध हैं। तो सब कुछ जानते हैं इसका क्या होगा, कि कोयला होगा, सोना होगा, या सिलिकॉन होगा, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका एनसीईआरटी पढ़िएगा, सॉरी एससीईआरटी में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड का क्लास 10 का भूगोल वाला प्रश्न, भूगोल वाला किताब है ना, उसी में मिलेगा। इसका कोयला होगा। अब देखिए कोयला कैसे होगा, तो कोयला कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग 4 प्रश्न, 4 चैप्टर, मतलब 1 पेज पूरा पढ़िएगा, उसमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, इसमें है छत्तीसगढ़। यहाँ है सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का स्थान क्या है, तो तीसरा है, ठीक है, तीसरा है। और देखिए यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, उसके आगे तो गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र, जिसमें झारखंड के बारे में है, और कोयले के भंडार एवं उत्पाद की दृष्टि से झारखंड देश में पहला स्थान है, ठीक है। तो ये हो गया। और देखिए यहाँ से एक और है कि उसके अलावा आपको यहाँ पे उड़ीसा भी है, ठीक है, उड़ीसा में भी देश का 1/4 कोयला का भंडार है। और उसके बाद है आपको यहाँ पे महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र भी है। उसके बाद है आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और लास्ट में पश्चिम बंगाल है। तो इसीलिए आपको ये इसका प्रश्न क्या होगा, तो कोयला ही होगा, जहाँ की ऑप्शन में देखिए उसमें भी था कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है, तो इसका आंसर होगा कोयला। तो इसीलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है, तो आप लोग बीपीएससी के साथ साथ कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो आपको बिहार शिक्षक भर्ती के अलावा अभी जो एग्जाम हुआ था, आपको क्या नाम है, बिहार दरोगा का, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न का पैटर्न एकदम बिल्कुल चेंज हो गया था। लगभग कि 30 से 40% क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि मिल रहे थे, जो कि सीधे एनसीईआरटी अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे तो आप लोग आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यह आप लोगों को लूसेंट और जीके सब पढ़ने से पूरा नहीं होगा, इसलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी जरूर पढ़िए। और देखिए यहाँ पे है कि भारत के, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? और देखिए कि श्रीनगर, मौसिनराम, या चेन्नई, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? मौसिनराम होगा। और इससे पहले, मौसिनराम से पहले कौन सा स्थान था भारत का सर्वाधिक वर्षा में? तो आप लोग कमेंट बताइए।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मौसिनराम ही होगा। ठीक है, मौसिनराम, यहाँ से ये प्रश्न था। और ये 9th का जो आप पढ़िएगा SCERT बिहार वाला, ठीक है, बिहार बोर्ड का SCERT 9th में, उसी में आपको ये जलवायु वाला चैप्टर 4 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर में लास्ट वाला में जो MCQ होता है उसी में था। और देखिए दूसरा है प्रश्न की कौन सी फसल को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, जौ को, पटसन को, कपास को, ठीक है, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका साथियों क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गन्ना को ही आपको 1 साल लगता है। और ये NCERT में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा इसका आंसर इस प्रश्न का। अब गन्ना क्यों होगा, देखिए साथियों यहाँ जब पढ़िएगा कृषि वाला, आप लोग देखिए कृषि वाला जब चैप्टर पढ़िएगा ना, उसी में आपको ये मिल जाएगा कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। यहाँ पे देखिए हम दिए हैं ना, TRE 1 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ था, देखिए कि यहाँ भी कि असम, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में धान की 3 फसल जिसको औस, अमन और बोरो बोई जाती है, ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है TRE में। और देखिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर साथियों कि काली मिट्टी ही आपको ये आदर्श मानी जाती है। और देखिए यहाँ पे कहाँ मिलेगा, देखिए ये वही कृषि वाला चैप्टर है, क्लास 10th का NCERT उसी में है कि कपास, यहाँ है कपास के बारे में जब पढ़िएगा तो यहाँ है कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2017 के हिसाब से। और दक्कन पठार के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए यहाँ पे TRE हम लगाए हुए हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। और देखिए कि यहाँ एक और प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह का, या एक से अधिक, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों कि इसका हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक में ही ये है आपको प्रमुख उत्पादक है। और ये देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर से पूछा हुआ था, उसी में देखिए पढ़िएगा तो वहाँ पे खनिज ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको मिलेगा। और उसी में आपको ये दिया हुआ है अभ्रक के बारे में कि अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार के किनारों पे पाए जाते हैं। और बिहार झारखंड की कौन सा जगह, तो कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। तो क्या चीज में, तो अभ्रक में। और राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो अजमेर के पास आसपास के इलाके हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बना था। अब देखिए अगला है, ये भी कृषि वाला चैप्टर से देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, बेवड़, दहिया, पोदू, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, सभी हो जाएगा। सभी भारत में इसका स्थानांतरित कृषि का आपको उसका घरेलू नाम है, तो तीनों हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवड़ या दहिया, देखिए यहाँ से था ना, और आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, और उड़ीसा में पामाडाबी या कुमान या बरीगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, और दक्षिणी पूर्व राजस्थान में क्या कहते हैं, तो वालरे और वाल्टरे, और हिमालय क्षेत्र में क्या कहते थे, तो खिल, और झारखंड में कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में से झूम के नाम से जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना, या कंटूरों को पत्थर, घास आदि से ढकना, या खाली ढालों पर बनी वेदिका यानी टेरेस में फसल लगाना, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जब साथियों NCERT पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परतों से ढकना क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे जब क्लास 8 का NCERT पढ़िएगा उसी में मृदा निर्माण के कारक और मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय में आपको डिटेल में ये मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए ना, मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावृत भूमि यानी जैव पदार्थ जैसे प्रवालों से ढक दी जाती है, और इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो ये यहाँ से आपको क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। ठीक है, क्या है साथियों, सिलिका या एल्यूमिनियम, या सिलिका निकल, ठीक है, या सिलिका या मैग्नीशियम, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी इज द राइट आंसर, यानी सिलिका और मैग्नीशियम ही महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक है। और ये कहाँ मिलेगा, जो क्लास 7 का NCERT भूगोल पढ़िएगा उसमें ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कि महासागरीय की परपटी मुख्य सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सी में, ठीक है, कहा जाता है। और ये 7th का NCERT उसी में ये प्रश्न आपको मिलेगा
इसीलिए कहते हैं कि 6 से लेके आपको 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ जाना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन किया गया था भारत के अंतर्गत? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सभी कोई जानते हैं, ये भी बहुदेशीय परियोजना के विरुद्ध था, और टिहरी बांध आंदोलन, लेकिन चिपको आंदोलन नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, यानी ए और बी इज द राइट आंसर। देखिए ये कहाँ से था, तो देखिए यहाँ पे जब क्लास 10 का पढ़िएगा जल संसाधन, उसी में ये मिल जाएगा कि बहुदेशीय परियोजना और बड़े बांध पर पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए, और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था। अगला है देखिए कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना में जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह क्यों हुई? तो क्यों हुई साथियों? देखिए है ऑप्शन में कि इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, या अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, या बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, ये एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। जब एनसीईआरटी पढ़िएगा साथियों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, यानी ए इज द राइट आंसर। अब देखिए कि नदी घाटी परियोजना उठी और अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर यह एक विडंबना ही है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए और उनके जलाशय में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। तो किसमें? तो आपको अधिकांश नदी घाटी में, ठीक है, यहाँ पे है ना अधिकांश नदी घाटी परियोजना, तो ये हो जाएगा आंसर। और अगला देखिए कि प्रश्न है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, कौन सा? भूमि सुधार, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, या किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एक से अधिक हो जाएगा, नहीं तीनों हो जाएगा, नहीं, ठीक है। भूमि सुधार भी हुआ था, और ग्रामीण बैंकों का निर्माण भी, किसान क्रेडिट कार्ड का स्कीम भी। और ये प्रश्न आपको कृषि वाला चैप्टर में ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कि 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिनमें से आपको क्या था? तो ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे, और किसानों को लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना चलाए थे। और ये अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, ठीक है। खरबूजा, या खीरा की, या तरबूज की, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका क्या हो जाएगा आंसर? खरबूजा, खीरा और तरबूज, ये तीनों हो जाएगा। देखिए कहाँ से था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे और सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। और ये कृषि वाला चैप्टर था क्लास 10 का, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में चैप्टर से ये दोनों में ये प्रश्न मिल जाएगा। और देखिए है अगला क्वेश्चन की आकार और समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो सभी कोई जानते हैं इसे का आंसर क्या हो जाएगा? तो शुक्र को ही माना जाता है जुड़वा ग्रह, यानी सी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न कहाँ से पूछा हुआ था साथियों? तो देखिए यहाँ पे जब क्लास 6 का पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, 6 का एनसीईआरटी यानी भूगोल वाला बुक, उसी में ये प्रश्न है चैप्टर के पीछे में कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यानी शुक्र होगा इसका आंसर। अगला देखिए ये प्रश्न है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ क्या है कि पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, या धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थानीय केंद्र को अधिक केंद्र कहते हैं, और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्यों है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए कि पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो इस हिसाब से ए गलत हो जाएगा, इसका साथियों क्या हो जाएगा? ए गलत हो जाएगा, ये बी और सी हो जाएगा, ये डी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ अधिक केंद्र, यहाँ है कि वहाँ स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, और यहाँ पे उद्गम केंद्र है, इसके ऊपर ठीक है अधिक केंद्र। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। और देखिए अगला देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो इनका प्रभाव को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं, और स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना।
तो ये आपको यहाँ से पूछा हुआ था एनसीईआरटी से ही। अगला है कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल के लोग निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली की, आम की, कदम की या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा। तो देखिए ये कहाँ से पूछा हुआ था, जब क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा कृषि में ही मिल जाएगा ये वाला प्रश्न का आंसर कि छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातीय महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देख पढ़िएगा कि उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली भी है और यहाँ आम की पेड़ की पूजा करते हैं। तो आम भी है, इमली भी है और महुआ भी है, कदम भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखिए कि हिमालयू नामक औषधियाँ भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों से पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश से या जम्मू कश्मीर और असम से या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल ही प्रदेश होगा। और क्यों होगा? तो देखिए साथियों, जब यहाँ पे पढ़िएगा आपको 10th का एनसीईआरटी उसी में है कि हिमालय यव यानी यव यानी संकट में है। और क्यों है कि हिमालय यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है और एक औषधि पौधे है, एक औषधीय पौधे है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये यहाँ से आपको पूछा हुआ था। अब देखिए कि ये प्रश्न कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1945 को, 1947 को, 1948 को या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1948 में ही ये स्वतंत्र हुआ। और ये प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा? तो 9th क्लास का एससीईआरटी जब पढ़िएगा साथियों, उसी में ये श्रीलंका के बारे में चैप्टर ही है ना, भारत के पड़ोसी देशों के नाम में आपको ये मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे है, देखिए चैप्टर का नाम है श्रीलंका। और यहाँ से है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने इस द्वीप को 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के अधीन बना लिया और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात 4 जनवरी 1948 ईस्वी को ही श्रीलंका भी उपनिवेश मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था। अब देखिए कि यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों से कवर करता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा या सी में गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र, पंजाब या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका ए हो जाएगा आंसर, यानी गुजरात होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कहाँ से प्रश्न बना था, तो देखिए यहाँ पे जब क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ेगा उसी में ये मिल जाएगा कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में कहाँ पे? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और इनमें से 4 राज्य है जो कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान सम्मिलित हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था। 2 नंबर कि अमेजोन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मेनियोका, मलोका, कसावा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब क्लास 8 का है आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, क्लास 8 का आप लोग भूगोल का पढ़िएगा तो उसी में इसको ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों मलोका, ठीक है, ये मलोका इज द राइट आंसर। अब देखिए ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्लास 8 में कि कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था अब भर्ती में ही। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगला है जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? खादर है, बांगड़ या दलदली भूमि या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका साथियों? क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए पुराने जड़ों को बांगड़ कहते हैं और नए जड़ों को खादड़। तो यहाँ साफ साफ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी खादड़ होगा, ठीक है। और पुराने को क्या कहते हैं? तो बांगड़, बांगड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। और देखिए अगला है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मुख्य श्रृंखला में पूर्ण है कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा साथियों?
लौह इस्पात ये सब तो नहीं होगा, चीनी उद्योग भी नहीं होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बचा कपड़ा उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग ही, वस्त्र उद्योग को ही भारत का एक आत्मनिर्भर और मुख्य श्रृंखलाओं में पूर्ण कहते हैं। और देखिए यहाँ वस्त्र उद्योग भी जब क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसी में है कि देश का यह अकेला उद्योग है वस्त्र उद्योग जो कच्चे मालों से उच्चतम और अतिरिक्त मूल्य उत्पादक तक की श्रृंखला में परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर है। तो यहाँ से ये प्रश्न बना हुआ था। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा निर्मित एवं संचालित होते हैं? आपको CPWD या NHAI या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय लोक निर्माण के ही अधीन ये होता है, यानी CPWD ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कि नेशनल हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहाँ दिया हुआ है कि ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण और रख रखाव केंद्र लोक निर्माण यानी CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ से ये प्रश्न बना था। और अगला देखिए कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में देश उत्पादक का दूसरा बड़ा देश था। चावल का, कपास का, गन्ना का, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कपास इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब देखिए ये यहाँ ही है कि 2017 के हिसाब से कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है और ये 2017 के कृषि रिपोर्ट के हिसाब से ही है। देखिए यहाँ पे कि पारिस्थितिक खेतियों की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? बीज बचाओ, नवदान या तवा मत संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर होगा बीज बचाओ आंदोलन और नवोदयान, यानी एक से अधिक हो जाएगा साथियों। ठीक है, एक से अधिक। और देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए कि पारंपरिक संरचना तरीकों को पुनर्जीवित अथवा किसी के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया और टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान ने दिखा दिया। यहाँ ही से ही ये प्रश्न बना था। अब देखिए कि अगला है कि भारत में 1952 की कृषि वन नीति के उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 33% हो जाएगा, 25 और 39 नहीं होगा। और ये 33 कहाँ है? तो देखिए यहाँ पे ही जब आप लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी भूगोल पढ़िएगा उसी में ये मिल जाएगा। और देश में यहाँ लिखा हुआ है कि साफ साफ की राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको यहाँ से ही आपको ये प्रश्न बना था। और देखिए अगला देखिए कि सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा साथियों आंसर? तो कुमाऊं हिमालय इज द राइट आंसर। और ये 9th का एनसीईआरटी में पढ़िएगा, यही साफ साफ यहाँ लिख दिया हुआ है कि सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपको बना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए साथियों, हम आपको अभी तक यहाँ तक आप लोग वीडियो देखेंगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसके बाद आपको और सब सब्जेक्ट का लाएँ। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो ये कैसा लगा। और देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको लगभग 30+ प्रश्न करा दिए हैं जो कि TRE 1, 2, 3 में आपको PRT हो या 6 to 8 हो या 9 to 10 हो 11 12 हो, सभी का ये प्रश्न आपको इसमें करा दिए। और ये पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 1 आप लोग चैनल पे देख लीजिएगा, अपलोडेड है। और ये पार्ट 2 था। और देखिए साथियों, इसके बाद आपको एक और पार्ट आएगा। ठीक है, इसमें हम लगभग आपको PRT का प्रश्न करा देंगे, भूगोल का 1 to 5 का। ठीक है, PRT का जितना प्रश्न पूछा गया था भूगोल का वो कहाँ से पूछा गया, तो वो भी आप लोग इसके बाद हम वीडियो लाएंगे। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ताकि नोटिफिकेशन आए तो आप लोग वीडियो सबसे पहले दिखे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।